आबिर से टकराने वाला वही फकीर था जो अस्पताल से बाहर आते हुए मिला था, जिसने अली निसार से सदका मांगा था और आबिर का चेहरा देखकर कहा था, तुझे दुनिया ढूंढ रही है। आबिर ने उसे फौरन पहचान लिया। चेहरा ऐसा था जिसे एक बार देखकर भूला नहीं जा सकता था। छोटी दाढ़ी, कंधे पर पड़े काले और घने बाल, रोशन आंखें जिनमें मोहब्बत के सिवा कुछ न था। फकीर ने मोहब्बत भरी आंखों से आबिर का ऊपर से नीचे तक जायजा लिया, फिर ऊपर आसमान की तरफ गर्दन उठाई। आसमान को यूं देखा जैसे कुछ तलाश कर रहा हो। चंद लम्हों के बाद उस फकीर ने आबिर की आंखों में देखा। आबिर उसी की तरफ देख रहा था, लेकिन वो उसकी रोशन आंखों की ताब न ला सका। उसने नजरें झुका ली। तुझे दुनिया ढूंढ रही है, उस फकीर ने कहा। बाबा, ये दुनिया मुझे कब तक ढूंढती रहेगी? मुझ तक पहुंचती क्यों नहीं? आबिर के मुंह से बेख्तियार निकला। उसकी बात सुनकर फकीर ने जोरदार कहका लगाया, फिर वो पीठ मोड़े बहुत देर तक हंसता रहा। आबिर को लगा कि बाबा शायद पागल हो गया है। उसने उसे उसके हाल पर छोड़कर आगे कदम बढ़ाया। फकीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और अपनी हंसी रोककर इंतहाई संजीदा लहजे में बोला, कहा जाता है बेवकूफ अपने घर जा, तेरी माँ शदीद बीमार है। आबिर ये सुनकर एकदम परेशान हो गया। उसका घर जाने का कोई इरादा न था। वो अपने माँ बाप के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ था। इस तरह वो घर छोड़कर आया था। इसके बाद उस घर में उसकी कतल गुंजाइश न थी। वो उसे कभी घर में दाखिल न होने देते, लेकिन इस वक्त फकीर की बात सुनकर वो तड़प गया था। उसे घर से निकले कई माह हो गए थे। जब से घर छोड़ा था, उसने पलटकर खबर न ली थी कि उसके घर छोड़ने के बाद वालिदैन पर क्या गुजरी। उसने अपनी बहन साइमा से राब्ता किया था और न उसके राब्ता करने की गुंजाइश छोड़ी थी। उसने अपनी मोबाइल की सिम तब्दील कर ली थी। उसे यकीन था कि कोई और राब्ता करे ना करे, बहन उसके लिए जरूर तड़पेगी। फकीर जा चुका था और वो सड़क के किनारे खड़ा किसी सवारी का इंतजार कर रहा था। इतने में एक रक्षा नजर आया। उसने उसे हाथ देकर रोका और अपने घर का पता बताकर रक्षे में बैठ गया। घर के दरवाजे पर जब रक्षा रुका तो आबिर के दिल की धड़कनें एकदम तेज हो गईं। उसने धड़कते दिल के साथ गेट पर लगी घंटी के बटन पर हाथ रखा। बटन दबते ही घर के अंदर से बैल की आवाज आई। वो दरवाजे से थोड़ा सा पीछे होकर खड़ा हो गया। वो घर तक आ तो गया था, लेकिन अब उसके आसाब जवाब दे रहे थे। अली निसार इस वक्त कोई टॉक शो देख रहे थे। साइमा भी इत्तफाक से घर में मौजूद थी। वो रात रुकने के लिए आ गई थी। इस वक्त वो नाज़रीन के साथ बेडरूम में थी। घंटी की आवाज सुनकर वो कमरे से बाहर निकली और लाउंज में बैठे अली निसार से मुखातिब होकर बोली, इस वक्त कौन आ गया? अली निसार ने लाउंज में लगी घड़ी की तरफ नजर डाली। 11 बज रहे थे। वो बोले, पता नहीं, ठहरो मैं देखता हूँ। गेट की तरफ बढ़ती हुई साइमा रुक गई। जी अच्छा। अली निसार ये सोचते हुए गेट की तरफ बढ़े कि इस वक्त कौन आ सकता है, लेकिन वो अंदाजा न लगा सके। गेट के नजदीक पहुंचकर उन्होंने बुलंद आवाज में पूछा, कौन? जी अब्बू, मैं हूँ आबिर। आबिर की मरी हुई आवाज बाहर से आई। आबिर की आवाज सुनकर अली निसार के जिस्म में एकदम जान से बढ़ गई। उन्होंने फौरन पीछे मुड़कर देखा। पीछे दरवाजे पर साइमा खड़ी थी। उसने आबिर की आवाज सुन ली थी। चंद लम्हे उस पर सख्ता सा हो गया। कितने अरसे के बाद उसने आबिर की आवाज सुनी थी। वो जल्दी से आगे बढ़ी। इससे पहले कि अली निसार कोई रद्द अमल जाहिर करते, साइमा उनके नजदीक आकर सरगोशी में बोली, प्लीज अब्बू। उसकी आवाज में इल्तिजा थी। अली निसार ने गहरा सांस लेकर घर का बैरूनी गेट खोल दिया। आबिर तेजी से अंदर आया। उसने सामने खड़े अपने बाप को एक नजर देखा और झुककर उनके पांव पकड़ लिए। अब्बू, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। जवान बेटे को अपने पांव पकड़ते देखकर उनके अंदर का बाप जाग उठा और उनकी उसूल पसंदी कहीं पीछे सो गई। उन्होंने कदमों में झुके आबिर को उठाकर सीने से लगा लिया। बाप के सीने से लगकर आबिर की आंखें छलक पड़ी। अली निसार को गले लगाते देखकर साइमा से वहां खड़ा ना रहा गया। वो रोती हुई अंदर भागी। अम्मी, अम्मी। नाज़रीन ने कुछ देर पहले नींद की गोली खाई थी। अब उनकी आंखों में नींद उतरने को थी कि साइमा की चीखती आवाज सुनाई दी। उनका दिल बैठने लगा और आंखों से नींद गायब हो गई। अम्मी, अम्मी। साइमा फूली सांसों के साथ बेडरूम में दाखिल हुई और माँ से लिपट गई। मेरी बच्ची। नाज़रीन ने उसे लिपटा लिया और परेशान होकर बोली, क्या हुआ? अम्मी, आबिर आ गया। साइमा ने खबर सुनाई। है, आबिर आ गया? कहाँ है मेरा बच्चा? नाज़रीन ने साइमा को हटाकर उठते हुए कहा। इस खबर ने उन पर जादू का सा असर किया था, वरना उनसे उठना बैठना मुश्किल था। अब कहाँ की बीमारी कैसी न कहत। वो बड़ी तेजी से उठकर बैठ गई और बेड से पांव उतार कर चप्पल पहनने को थी कि आबिर अंदर दाखिल हुआ। उसने माँ को उठने से रोका और उनके बराबर बैठकर माँ को खुद से लिपटा लिया और रोने लगा। ओ मेरे आबिर, मेरे बच्चे, तू कहाँ चला गया था? नाज़रीन बेताब होकर बोली, बस भूल गई अम्मी, मुझे माफ कर दें। वो आंसुओं के दौरान बोला।
साइमा ने उसके नजदीक बैठकर कंधे पर अपना सर टिका दिया था। वो बेआवाज रो रही थी। आबिद ने बहन को नजदीक करके उसे अपने करीब कर लिया। अब वो तीनों रो रहे थे। अली निसार दरवाजे पर खड़े इस मंजर को शफीक नजरों से देख रहे थे। आंखें उनकी भी भीगी हुई थी। वो वहां ज्यादा देर ना खड़े हो सके, टीवी लाउंज में आकर बैठ गए। चलता टॉक शो बंद किया और टीवी की स्क्रीन पर नजरें जमा दी। जब आंसुओं का सैल रवा थमा तो नाज़रीन ने आबिद के चेहरे को दोनों हाथ में थाम लिया और मोहब्बत भरी नजरों से देखने लगी। उनका लखते जिगर कई माह बाद दिखाई दिया था। उसकी दीद उनके लिए राहत जहाँ थी। अम्मी, अब आपकी कैसी तबीयत है? आबिद ने पूछा। मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ? नाज़रीन ने आबिद की पेशानी चूमते हुए कहा। अम्मी, आप बहुत कमजोर दिखाई दे रही हैं। आबिद फिक्रमंद होकर बोला। आबिद, तुम्हारे जाने के बाद अम्मी शरीर बीमार हो गई थी। उठना बैठना भी मुश्किल था। ये तो तुम्हें देखकर एकदम अम्मी जाना गई है, वरना रो रो कर अम्मी ने बुरा हाल किया हुआ था, साइमा ने बताया। इसका मतलब है कि उस फकीर ने ठीक ही कहा था। आबिद को यखलक उस फकीर का कहा याद आ गया। किस फकीर ने आबिद? साइमा ने पूछा। आप ही याद है जिस दिन मैं अस्पताल से बाहर आया था तो एक फकीर ने अब्बू से सदका मांगा था? आबिद ने याद दिलाया। हाँ, अच्छी तरह याद है। वो तुम्हें कहाँ मिल गया? फुटपाथ पर, आबिद ने बताया। उसने ये कहकर कि जा अपने घर जा, तेरी माँ शरीर बीमार है, मेरा रुख मोड़ दिया, वरना इस वक्त मैं जाने कहाँ भटक रहा होता। अल्लाह उस फकीर को खुश रखे जिसने मुझे मेरा बेटा लौटा दिया। नाज़रीन के दिल से दुआ निकली। बेटा, आइंदा तुम्हें फकीर कहीं दिखाई दी तो उसे घर ले आना। आबिद, तुम आखिर कहाँ गायब हो गए थे? तुमने हम पर बहुत जुल्म किया, साइमा ने कहा। आप ही, जुल्म मुझ पर भी बहुत हुआ। घर छोड़कर मुझे भी चैन न मिला, आबिद बोला। लेकिन ये घड़ा खुद मैंने खोदा था, किसी से क्या शिकवा करता। हुआ क्या? साइमा बेचैन थी इसकी आप बीती सुनने के लिए। साइमा, ये भी घर आया है, नाज़रीन ने टोका। इससे ये तो पूछो कि खाना खाया है कि नहीं? नहीं अम्मी, मैंने खाना नहीं खाया, मैं बहुत भूखा हूँ। आबिद को एकदम अपने पेट का ख्याल आ गया। चल साइमा, आबिद को खाना गर्म करके दे दे। और ये तेरे अब्बू कहाँ हैं? नाज़रीन ने कहा। जी अम्मी, अब्बू लाउंज में हैं। साइमा ने बेडरूम के दरवाजे पर पहुंचकर लाउंज में नजर डाली। खाना खाने के बाद आबिद अपने कमरे में आ गया। इस कमरे में हर चीज वैसी ही रखी थी जैसी वो छोड़कर गया था। बस इसकी कमी थी तो वो लौट आया था। कमरे में साइमा के बच्चे सो रहे थे। आबिद ने सोते बच्चों को प्यार किया। इतने में साइमा उसके लिए चाय लेकर आ गई। बस फिर दोनों की रात आंखों में कटी। आबिद ने अपनी बड़ी बहन से कुछ नहीं छुपाया, वो छुपा भी नहीं सकता था। उसका दिल तो पहले ही भरा हुआ था। वो खुद ऐसे हमदर्द सामने की तलाश में था जिसके सामने वो अपना दिल खोल कर रख दे। साइमा से अच्छी सामने ऐसे कहाँ मिल सकती थी? वो उससे 2 साल बड़ी जरूर थी, लेकिन आबिद उससे हर बात कह लिया करता था। सारी राम कहानी सुनकर साइमा ने इन तल्ख हकाइक को भूल जाने की तलकीन की और सर्द आह भर कर बोली। आबिद, इस बात को कभी मत भूलना कि वालिदैन औलाद के हक में हमेशा अच्छा सोचते हैं। अब्बू को वो लोग मशकूक दिखाई दिए थे, वक्त ने उनकी बात सच साबित कर दी। कैसे कैसे लोग इस दुनिया में पड़े हैं। हाँ आपी, अब्बू और अम्मी ने जो कहा था सच कहा। मेरी आंखों पर पर्दा पड़ गया था। आबिद के लहजे में दुख के साथ शदीद पछतावा था। बस अब ख्वाबों के पीछे भागना छोड़ दो, अपनी जिंदगी संवारो, अपना करियर बनाओ, देखना तुम्हें 1000 मलकाएं मिल जाएंगी, साइमा ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं आपी, अब मुझे मलका नहीं चाहिए, अल्लाह बचाए मलका जैसी लड़कियों से, आबिद पुरअज़म लहजे में बोला। अली निसार, नाज़रीन और साइमा सब बहुत खुश थे कि आबिद की काया पलट गई थी। उसने अपनी जिंदगी में कदम रख दिया था, ख्वाबों की दुनिया में रहना छोड़ दिया था। लेकिन वो ख्वाब आबिद को मुसलसल 3 रोज से नजर आ रहे थे। वो अपने दादा निसार अयूब को अजब अंदाज से देख रहा था। परेशान होकर उसने इस ख्वाब का तस्करा अपने बाप अली निसार से किया तो वो हैरत ज़दा रह गए। उन्होंने आबिद से सवाल किया, लेकिन बेटा तुमने अपने दादा को नहीं देखा, फिर ख्वाब में तुमने कैसे पहचान लिया कि वो तुम्हारे दादा हैं? मैंने पहचाना नहीं, बस ये एहसास है कि वो दादा हैं, आबिद ने बताया। उनके साथ कोई है? अली निसार ने पूछा। कोई बुजुर्ग है उनके साथ? वो बोला। ये ख्वाब तुम कब से देख रहे हो? अब्बू, मुझे 3 दिन हो गए इस ख्वाब को देखते हुए। एक जैसा ख्वाब और ख्वाब देखने का वक्त भी तकरीबन एक है। सुबह 5 सवा 5 बजे ये ख्वाब नजर आता है। मेरी आंख खुलती है तो मुझे खौफ महसूस होता है। क्या देखते हो? अली निसार ने पूछा। अब्बू, मैं देखता हूँ कि जैसे दादा हैं, उनके हाथों में कोई बच्चा है। पास खड़े बुजुर्ग दादा को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि कब्र खोदनी है और उस शैतान को जिंदा दफन करना है। बस इसके बाद मेरी आंख खुल जाती है, आबिद ने खौफजदा अंदाज में बताया। आबिद 3 दिन से जो ख्वाब देख रहा था वह हकीकत पर मबनी था, लेकिन अली निसार को हैरत इस बात पर थी कि इस वाक़े से आबिद कतई नावाकिफ था और उनके वालिद निसार अयूब का इंतकाल आबिद की पैदाइश से पहले हो गया था। आबिद ने अपने दादा को बस तस्वीरों में ही देखा था और ये तस्वीरें देखे हुए भी उसको एक अरसा बीत गया था। इस वाक़े से नाज़रीन किसी हद तक वाकिफ थी।
लेकिन उन्हें भी यह मालूम न था कि उस बच्चे के साथ क्या मामला किया गया था। इस किस्से से अगर कोई पूरी तरह वाकिफ था तो वो अली निसार थे। यह किस्सा अली निसार की शादी से शुरू हुआ। अली निसार के लिए उनकी शादी जी का जंजाल बन गई। उस शादी में इश्क व शक का कोई दखल न था। यह रिश्ता वालिदैन की मर्जी से हुआ था। नाज़नीन अली निसार के वालिद निसार अयूब को शुरू ही से पसंद थी। वो उनके एक करीबी दोस्त की बेटी थी। खूबसूरत होने के साथ सलीकामंद थी। अली निसार ने नाज़नीन को देख रखा था। उन्हें कोई एतराज न था। नाज़नीन स्कूल में टीचर थी। अली निसार या घर के लोगों को उनकी मुलाज़मत पर एतराज न था, लिहाजा स्कूल में टीचिंग करती रहीं। शादी की रात जब अली निसार ने नाज़नीन के चेहरे से घूंघट उठाया तो उनके हुस्न में खो गए। उनके इसरार पर नाज़नीन ने झुकी आंखें उठाईं और अली निसार के चेहरे पर नजर की तो उनके होश उड़ गए। अली निसार बेशक पुरकशिश नौजवान थे, लेकिन इतने भी हसीन नहीं कि कोई उनके हुस्न की ताब ना लाकर बेहोश हो जाए। नाज़नीन अली निसार का चेहरा देखते ही बेहोश हो गई थी। अली निसार की समझ में उनकी बेहोशी की वजह न आई। आखिर ऐसा उन्होंने क्या देखा था कि उनके हवास जाते रहे। खैर, घर वालों की मदद से वो उन्हें होश में लाए। फिर वहीं से सिलसिला शुरू किया जहां से टूटा था। इस बार आफियत रही। अली निसार को हर वो खुशी मिल गई जो उन्हें दरकार थी। सुबह नाश्ते के बाद जब उन्होंने नाज़नीन से बेहोशी की वजह दरियाफ्त की तो एकदम उनका चेहरा फक हो गया। उनके चेहरे का रंग उड़ते देखकर अली निसार ने इधर उधर की बातें शुरू कर दी। जब फजा साजगार हो गई तो फिर उन्होंने बेहोशी की वजह पूछी और साथ ही कहा, हकीकत चाहे जितनी तकलीफ दे हो बिला झिझक बयान कर दो। आज की तकलीफ कल की राहत बनेगी। मैं खुद भी बताना चाहती हूँ, लेकिन डरती हूँ कि कहीं आप नाराज न हो जाएं। नाज़नीन ने झिझकते हुए कहा, नहीं, मैं नाराज नहीं होऊंगा, चाहे हकीकत कितनी ही तल्ख क्यों न हो। अली निसार ने पुरयकीन अंदाज में कहा, ठीक है, मैं बताती हूँ। नाज़नीन ने ये कहते हुए फौरन अली निसार के चेहरे से नजरें हटा ली और धीरे से बोली, मैंने जब आपका चेहरा देखा तो। अली निसार ने महसूस किया कि वो बोलना चाह रही हैं, लेकिन बोल नहीं पा रही हैं। उन्होंने नाज़नीन का हाथ थाम लिया और बोले, अच्छा, जब तुमने मेरा चेहरा देखा तो फिर क्या हुआ? क्या मेरे सर पर सींग निकल आए थे? नहीं, मैंने आपके पीछे एक और चेहरा देखा, इंतहाई डरावना। वो चेहरा किसी बनमानस से मिलता था। उसे देखकर मैं अपने होश गंवा बैठी। नाज़नीन इतना बताकर थर थर कांपने लगी। अभी तो नाज़नीन ने होश गंवाए थे। एक रात अली निसार के हवास काबू में ना रहे। एक रात सोते हुए अचानक अली निसार की आंख खुली। कमरे में ब्लू नाइट बल्ब रोशन था। उन्होंने दाएं जानिब लेटी नाज़नीन पर नजर की। वो बड़े पुरसुकून अंदाज में महव ख्वाब थी। अली निसार दीवार गिर घड़ी पर नजर डालते हुए उठ बैठे। घड़ी में 1:30 बजा था। उन्होंने वॉशरूम का रुख किया। 5 मिनट के बाद जब वो वॉशरूम से बाहर आए तो उनकी नजर नाज़नीन पर पड़ी जो कमरे में टहल रही थी। उन्हें बड़ी हैरत हुई क्योंकि नाज़नीन जिस पुरसुकून अंदाज में गहरी नींद सो रही थी, उनके नींद टूटने का इम्कान न था। शायद वॉशरूम की जरूरत ने उन्हें उठाया और वॉशरूम खाली न पाकर वो इंतजार में टहलने लगी। ये कोई परेशान कुन बात न थी। होश उनके उस वक्त उड़े जब उन्होंने नाज़नीन को इसी तरह महव इस्तराहत पाया जैसे वो उन्हें छोड़ कर गए थे। अब सूरत हाल ये थी कि एक नाज़नीन टहल रही थी और एक नाज़नीन सो रही थी। कमरे में 2 नाज़नीन थी और ये बात उनके आसाब चटखाने के लिए काफी थी। वो फौरन ही दरवाजा खोलकर कमरे से निकल गए। घर के सब अफराद सो रहे थे। उन्होंने किसी को डिस्टर्ब करना मुनासिब न समझा। फ्रिज से ठंडी बोतल निकाल कर अली निसार ने 2 गिलास पानी पिया। हवास बहाल हुए तो सोचा ये क्या हुआ, भला ऐसे कैसे हो सकता है कि एक नाज़नीन की 2 नाज़नीन बन जाएं। जरूर ये उनकी नजरों का फतूर होगा। ये फैसला करके कि चलो फिर चलकर देखते हैं, वो अपने कमरे की तरफ बढ़े। इतने में नाज़नीन दरवाजा खोलकर बाहर आईं और उन्हें लाउंज में देखकर बोली, क्या हुआ? 1 मिनट, अली निसार ने कहा और कमरे में दाखिल हो गए। बेड खाली था। वो फौरन वापस आ गए और बोले, नाज़नीन, लगता है मेरी आंखें खराब हो गई हैं। क्यों, क्या हुआ? नाज़नीन ने हैरत से पूछा। मुझे एक के 2 नजर आने लगे हैं, अली निसार ने बताया। इस वक्त मैं आपको कितनी नजर आ रही हूँ? नाज़नीन ने हंसकर कहा। फिलहाल तो एक ही नजर आ रही हो, लेकिन कुछ देर कब। अल्लाह के वास्ते मेरे बारे में कोई खौफजदा करने वाली बात मत कीजिएगा, नाज़नीन ने अली निसार की बात काट कर कहा। अली निसार ना चाहते हुए भी ना जाने क्यों खामोश हो गए। फिर उन्होंने इस बात को फरेब नजर समझकर दिमाग से निकालना चाहा, लेकिन ये बात फरेब नजर न थी, हकीकत पर मबनी थी। एक रात फिर उन्होंने नाज़नीन को इसी तरह टहलते और उसी तरह लेटे देखा। तब उन्होंने इस सूरत-ए-हाल का जिक्र नाज़नीन से किया, न अपनी माँ को बताया। उन्होंने इस मसले पर बराह रास्त अपने वालिद निसार अयूब से बात की। उनके वालिद के ज़हन में पहली रात को अली निसार को देखकर बेहोश हो जाने वाला वाक़या महफूज था। निसार अयूब ने अपने बेटे अली निसार से 2-4 सवालात किए और फिर बस इतना कहा, परेशान होने की जरूरत नहीं। अली निसार अपने बाप से बात करके मुतमईन हो गए, लेकिन परेशानियों का सिलसिला थमा नहीं।
एक दिन स्कूल में नाज़रीन क्लास लेकर निकली और नीचे स्कूल के दफ्तर में जाने के लिए सीढ़ियां उतरने लगी तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने पीछे से धक्का दे दिया हो, जबकि पीछे कोई न था। वो 2-4 सीढ़ियां नीचे गिरी, उनके घुटने में चोट आई। शाम को नाज़रीन ने अली निसार को घुटने की चोट दिखाई और किसी के धक्का देने की बात बताई। घुटने की चोट तो 2-4 दिन में ठीक हो गई, लेकिन घुटने का दर्द न गया बल्कि दर्द बढ़ता गया। जूं दवा की ये वाकया दोबारा उसी तरह पेश आया। सीढ़ियां उतरते हुए नाज़रीन को किसी ने धक्का दिया, वो 2-4 सीढ़ियां नीचे गिरी। इस बार दूसरे घुटने में चोट आई। चोट 2-4 दिन में ठीक हो गई, लेकिन घुटने का दर्द न गया। घुटनों की ये तकलीफ इस कदर बढ़ी कि उठना बैठना दूभर हो गया। 9 उम्री में गोया पैराना साली ने आ घेरा। जब उठना बैठना मुहाल हुआ तो नाज़रीन ने स्कूल से छुट्टी ले ली। अली निसार ने अपने वालिद निसार अयूब को धक्का दिए जाने वाले वाकयात गोश गुजार कर दिए थे। जवाब में निसार अयूब ने दोनों बार बस यही कहा था, परेशान होने की जरूरत नहीं। अब्बा जान आखिर कब तक परेशान नहीं होऊंगा, नाज़रीन स्कूल जाने के काबिल नहीं रही है। अली निसार ने परेशान होकर कहा। तो अच्छा है, हमें बहू की नौकरी की कौन सी जरूरत है, निसार अयूब ने आराम से जवाब दिया। अब्बा जान चले नौकरी को छोड़ें, इसके लिए उठना बैठना दुश्वार है। अली निसार ने दूसरी दलील दी। अच्छा चलो, मैं किसी और अच्छे डॉक्टर का पता करता हूँ। निसार अयूब ने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। अब्बा जान कई अच्छे डॉक्टर को दिखाया जा चुका है, सारे टेस्ट हो चुके हैं, हर डॉक्टर ये कहता है कि उनके घुटनों में कोई मर्ज नहीं। अली निसार ने वो बात बताई जिसे निसार अयूब अच्छी तरह जानते थे। किसी बड़े अस्पताल में ना दिखा ले, निसार अयूब ने फिर नया रास्ता दिखाया। अब्बा जान आप प्रोफेसर साहब से क्यों बात नहीं करते, अली निसार को बेलाखिर वो कहना पड़ा जो कहना नहीं चाहते थे। प्रोफेसर माजिद की बात कर रहे हो, निसार अयूब ने सवाल किया। जी अब्बा जान, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, ये केस डॉक्टरों की बस का नहीं। भाई मैं उनसे कई बार बात कर चुका हूँ, हर बार बस इतना कहकर चुप हो जाते हैं कि अच्छा देखता हूँ, निसार अयूब ने बताया। उनसे पूछे आखिर कब तक देखेंगे, अली निसार ने उकसाया। आखिर वो आपके दोस्त है। वो मेरे दोस्त जरूर है, लेकिन अपनी मर्जी के मालिक हैं, मैं उन्हें मजबूर नहीं कर सकता, निसार अयूब ने साफ गोई से कहा। फिर अली निसार को तसल्ली देते हुए बोले, अच्छा मैं एक बार फिर बात करता हूँ। लेकिन फिर बात करने की नौबत न आई। इतवार के दिन सुबह ही सुबह प्रोफेसर माजिद घर तशरीफ ले आए। अली निसार ने गेट खोला, सामने प्रोफेसर माजिद को पाया तो उन्हें देखकर अली निसार का दिल बाग बाग हो गया। बड़े अदब से सलाम किया। अरे भाई घर पर तुम्हारे अब्बा हैं? प्रोफेसर माजिद ने सलाम का जवाब देकर पूछा। जी जी हैं, आप अंदर आ जाइए, मैं उन्हें ड्राइंग रूम में भेजता हूँ, अली निसार ने कहा। प्रोफेसर माजिद ने बैठते हुए कहा, बेटा एक गिलास पानी मिल जाएगा? जी क्यों नहीं, अली निसार ने जवाब दिया। कुछ देर बाद दोनों बाप बेटे एक साथ ड्राइंग रूम में दाखिल हुए। अली निसार ने पानी से भरा गिलास जो शीशे की खूबसूरत प्लेट में रखा और झालरदार सरपोश से ढका हुआ था मेज पर रखा। प्रोफेसर माजिद ने एक नजर गिलास पर डाली, फिर निसार अयूब से मुखातिब होकर बोले, आपकी बहू कहाँ है, जरा उन्हें बुलाइए। बहू का यहाँ आना दुश्वार होगा, आप अंदर चलकर देख लीजिए, निसार अयूब ने उनका मकसद समझते हुए जवाब दिया। भाई आप लोगों ने खामखा उन्हें बीमार बना रखा है। ये कहकर उन्होंने गिलास उठाया और सरपोश हटाकर एक फूंक मार दी और बोले, जाइए बेटा अपनी बेगम को पानी पिलाइए और फिर देखिए तमाशा, वो दौड़ी हुई यहाँ चली आएंगी। अली निसार ने गिलास उनके हाथ से ले लिया और तेजी से अंदर की तरफ कदम बढ़ाए। नाज़रीन बेड पर बैठी हुई थी। उन्होंने गिलास का सरपोश उठाकर कहा, नाज़रीन ये पानी पी ले। नाज़रीन ने अजीब अंदाज से गिलास की तरफ देखा और मशकूक लबो लहजे में बोली, कैसा पानी है ये पड़ा हुआ पानी है, प्रोफेसर माजिद ने दिया है, वो ड्राइंग रूम में बैठे हैं, तुम्हें बुला रहे हैं। अली निसार ने गिलास उनके हाथ में दे दिया। अच्छा। नाज़रीन ने गिलास हाथ में लेते हुए पानी की तरफ देखा। उनकी आंखों में भरा शक यकीन में बदला और चंद लम्हों बाद उन्होंने गिलास लबों से लगा लिया। अली निसार नाज़रीन को बगौर देख रहे थे। पानी पीकर उनके चेहरे पर जो एक कर्ब की सी कैफियत मुसलसल दर्द रहने की वजह से मुंजमद हो गई थी, वो पिघलती हुई सी महसूस हुई। और फिर अली निसार ने हैरत अंगेज मंजर देखा कि नाज़रीन किसी सहारे के बगैर बेड से उतरकर सीधी खड़ी हो गई। उन्होंने दुपट्टा सर पर रखा था, हल्का सा घूंघट निकाला और अली निसार की तरफ देखकर बोली, आइए चलें। फिर वैसे ही हुआ जैसा प्रोफेसर माजिद ने कहा था। वो बड़े इत्मीनान से चलती हुई ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। नाज़रीन को बगैर सहारे के यूं आता देखा तो निसार अयूब बोलते बोलते रुक गए और हैरत ज़दा नजरों से अपनी बहू को देखने लगे। बैठिए बेटा, प्रोफेसर माजिद ने सामने वाले सोफे की तरफ इशारा किया। नाज़रीन बहुत अदब से मुस्कुरा कर सिमट कर बैठ गई और सर कदरे झुका लिया। प्रोफेसर माजिद ने चंद लम्हों के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर यकलिक आंखें खोलकर नाज़रीन के चेहरे की तरफ देखा। नाज़रीन का आधा चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ था। फिर उन्होंने हाथों की तरफ तवज्जो की और कहा,
बेटा जरा अपना बायां हाथ आगे कीजिए। नाज़रीन ने अपना बायां हाथ जो चूड़ियों से भरा हुआ था थोड़ा सा आगे कर दिया। प्रोफेसर माजिद ने हाथों के नाखूनों को बगौर देखा, फिर उनकी नजर अंगूठे के नाखून पर जम गई। वो कुछ देर नाखून देखते रहे और पढ़ते रहे, फिर बोले, आपको क्या तकलीफ है? इससे कबल के नाज़रीन कोई जवाब देती निसार अय्यूब बोल पड़े, हमारे बहू के घुटनों में शदीद तकलीफ है। ये निसार साहब, मैंने आपसे तो ये सवाल नहीं किया। प्रोफेसर माजिद ने उनकी बात काट कर कहा, ये सवाल मैंने आपकी बहू से किया है, उन्हें बोलने दीजिए। इस वक्त तो मुझे कोई तकलीफ नहीं, नाज़रीन ने धीमे लहजे में जवाब दिया। समंदर बहुत अच्छा लगता है आपको? प्रोफेसर माजिद ने पूछा। जी, नाज़रीन ने मुख्तसर जवाब दिया। समंदर पर गए हुए कितना अर्सा हो गया? काफी दिन हो गए, मेरा ख्याल है कि 8-10 महीने हो गए होंगे। मैं शादी से पहले अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पर हॉक्सबे गई थी। नाज़रीन ने कुछ इस अंदाज से जवाब दिया कि हर उस सवाल का जवाब आ गया जो प्रोफेसर माजिद के जहन में था। ठीक है बेटा, आप जाइए। ये कहकर प्रोफेसर माजिद ने अली निसार की तरफ देखा, आप भी जाइए। जब नाज़रीन और अली निसार ड्राइंग रूम से निकल गए तो प्रोफेसर माजिद ने निसार अय्यूब को मुस्कुरा कर देखा और बोले, प्यारे भाई, देखने में कुछ वक्त लगता है ना, फिर ये हमारी बहू का मामला था, इस पर खुसूसी तवज्जो दरकार थी। अब मैंने बहुत कुछ देख लिया है, आप हुक्म करें तो कुछ अर्ज करूं? जी प्रोफेसर साहब, फरमाइए, निसार अय्यूब ने संजीदगी से कहा। जवाब में प्रोफेसर माजिद ने जो फरमाया वो खासा होश शरबा था। दोनों पुलिस वालों को अपने घर के दरवाजे पर देखकर माई पंखी मुस्कुराई। दिलदार बख्श का अंदाज बिल्कुल बदला हुआ था। वो जो उसके कत्ल की दर पे था अब खुद मकतूल हो गया था। दिलदार बख्श के साथ जो पुलिस वाला था उसका रवैया भी फिदोयाना था। माई पंखी दोनों को अंदर ले आई। उसने दीवार से लगी चारपाई को दीवार से हटाकर दोनों को बैठने का इशारा किया। दिलदार बख्श और खालिद कुरैशी दाएं बाएं सिरहाने की तरफ बैठ गए। माई पंखी पाइंटी की जानिब पट्टी पर बैठ गई। खालिद कुरैशी बगौर उस अजूबा रोजगार बुढ़िया को देख रहा था। दिलदार के मुकाबले में उसका मुशाहिदा ज्यादा तेज था। 80 साल की ऐसी चाको चौबंद बुढ़िया जिसकी कमर तीर की तरह सीधी और आंखों में मुर्दनी के बजाय भरपूर जिंदगी थी, ऐसी बुढ़िया उसने आज तक न देखी थी। ये बुढ़िया उसे बड़े काम की नजर आई। ओ माई, तेरा नाम क्या है? दिलदार बख्श ने बड़े नरम लहजे में पूछा। बड़ी जल्दी तुझे मेरे नाम का ख्याल आ गया, माई पंखी ने तंजन कहा। किसी ने बताया तो था, मैं भूल गया। दिलदार बख्श ने बात बनाई। काका, मेरा नाम पंखी है, माई पंखी ने बताया। सब मुझे माई पंखी कहते हैं। माई पंखी, तेरा शुक्रिया, दिलदार बख्श ने मिठाई का डब्बा उसके सामने रखते हुए कहा। तू उस दिन कमाल न दिखाती तो मेरा बेटा तो गया था जेल में। काका, ये कौन है? माई पंखी ने खालिद कुरैशी की तरफ इशारा किया। माई पंखी, ये मेरा दोस्त है, थानेदार खालिद कुरैशी। ये तुझसे मिलने का ख्वाहिशमंद था, दिलदार बख्श ने तारुफ कराया। फिर मिठाई का डब्बा उठाकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये तेरे लिए मिठाई लाया हूँ, लाहौर की सबसे बड़ी दुकान की है। माई पंखी ने डब्बा उसके हाथ से लेकर चारपाई पर रख दिया और बोली, काका, मैं तो मिठाई नहीं खाती। माई पंखी का जवाब सुनकर खालिद कुरैशी को मुंह के जुबान पर बेख्तियार जुमला आया, तो फिर क्या जहर खाती है? लेकिन वो कहते कहते रुक गया और बोला, माई पंखी, फिर तू क्या खाती है? काका, मैं संखिया खाती हूँ, माई पंखी ने बड़ी सादगी से कहा। खालिद कुरैशी बड़ा हैरान हुआ। इसका मतलब है उसने जो सोचा सच सोचा था। फिर भी उसने वजाहत चाही। संख्या यानी जहर? हाँ, संख्या के अलावा अफीम भी खाती हूँ, बस तू यूं समझ ले मिठाई मेरे लिए जहर है। फिर हीरोइन पिया कर। खुश, माई पंखी अजीब अंदाज में बोली। हीरोइन बच्चे पीते हैं काका, अगर तुझे कहीं से असली अफीम मिल जाए तो ले आना। माई पंखी, ये कोई मसला नहीं, दिलदार बख्श ने कहा। अच्छा, मिठाई नहीं खाती तो ना खा, हमें तो खिला। अच्छा। माई पंखी ने डब्बा खोला तो उसमें मिठाई के ऊपर एक लिफाफा रखा दिखाई दिया। उसने पूछा, काका, इसमें क्या है? माई पंखी खोलकर देखेगी तो पता चलेगा ना, दिलदार बख्श बोला। माई पंखी ने लिफाफा खोलकर देखा तो उसमें 1000 रुपए के 5 नोट रखे नजर आए। माई पंखी ने लिफाफा जूं का तू बंद करके मिठाई पर रखा और हंसकर बोली, काका, पुलिस रिश्वत लेती है, ये उसने देना कब से शुरू कर दिया? माई पंखी, पुलिस भी इंसान है, उसकी भी कहीं गोट फंस सकती है, खालिद कुरैशी बोला। इसका मतलब है कि तुम लोगों की कोई गोट फंसी है, तभी मिठाई और पैसे लेकर आए हो। ओ काका, ये उठा मेरे सामने से, मुझे पैसा चाहिए न मिठाई, चल अपना काम बता। जब खालिद कुरैशी ने काम बताया तो माई पंखी के चेहरे पर कई रंग आकर गुजर गए। वो सोचने लगी, पुलिस वाले किस किस्म का काम उसके पास लेकर आए हैं। अगर कोई फिल्मी हीरोइन किसी निजी महफिल में रक्स करने के लिए राजी नहीं तो वो उसे कैसे मजबूर कर सकती है। ओ काका,
वो तुम पुलिस वालों के काबू में नहीं आती तो मैं भला क्या कर सकती हूँ। माई पंखी को बिलाखिर कहना पड़ा। उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, समझ रही है ना तू बात को। हम अगर कोई हथकंडा इस्तेमाल करें तो लेने के देने पड़ सकते हैं। खालिद कुरैशी ने अंदर का हाल खोला। तो फिर इसकी जान छोड़ दो, नाचने वालियां बहुत। माई पंखी ने अपनी जान छुड़ाने की कोशिश की। माई पंखी, नई नाचने वालियों का हमने इंतजाम कर लिया है। ये सरकारी अफसरों की खास महफिल है। सबसे ऊंचे ऑफिसर की फरमाइश है कि समीरा को हर कीमत पर शामिल किया जाए। खालिद कुरैशी ने अपनी बेबसी जाहिर करते हुए कहा, माई पंखी तो कुछ ऐसा काम दिखा दे कि वो जाने पर मजबूर हो जाए। उसे अच्छे पैसे दो, चली जाएगी। माई पंखी अपने परों पर पानी नहीं पड़ने देना चाहती थी। मैंने खुद उसे मुंह मांगे पैसों की पेशकश की है, पर वो पैसों की बात ही नहीं करती। वो कहती है कि मुझे 1 करोड़ रुपए दोगे तब भी नहीं जाऊंगी। मैं निजी महफिलों में परफॉर्म नहीं करती। माई पंखी बड़ी नखरील है वो, खालिद कुरैशी ने बताया। अब तू क्या चाहता है कि मैं उसके नखरे तोड़ दूं? उसने अपनी चमकीली आंखों से खालिद कुरैशी को देखा। हाँ माई पंखी, ये हुई ना बात, कुछ ऐसा कर दे कि वो इनकार ना कर सके। अच्छा चल, तू भी क्या याद करेगा। माई पंखी अपनी जून में आ गई। लाए कागज दे मुझे, सादा, कुछ लिखा ना हो उस पर। खालिद कुरैशी ने अपनी जेबें खंगाल डाली। जेबों में कागज तो थे लेकिन सादा न थे। तब दिलदार बख्श ने अपनी कमीज से छोटी सी डायरी निकाली और बोला, माई इतने बड़े कागज से काम चल जाएगा। माई पंखी ने खोली हुई डायरी पर एक नजर डाली और कहा, हाँ काका। दिलदार बख्श ने डायरी का सादा वर्क फाड़ कर माई पंखी की तरफ बढ़ाया। माई पंखी कागज हाथ में थाम कर चारपाई से उठी, कुछ कहे बगैर अंदर कमरे में चली गई। कुछ देर के बाद जब वो वापस आई तो कागज की 4 तह करके उस पर काला धागा लपेटा हुआ था। उसने धागे में लपेटा हुआ कागज खालिद कुरैशी की तरफ बढ़ाया और तंबी अंदाज में बोली, ले काका, ये प्रेम पत्र उसको दे देना। क्या नाम है उसका? समीरा। खालिद कुरैशी जल्दी से बोला। हाँ समीरा। माई पंखी को याद आया। बेशक वो मुझे नहीं जानती, लेकिन इससे कहना यही कि माई पंखी ने भेजा है। इसे खोलकर अच्छी तरह देख ले। और हाँ, मेरी एक बात तू गौर से सुन ले। अगर तूने इसे खोलकर देखने की कोशिश की तो फिर तुझे नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। मेरे पास लौट कर मत आना। नहीं, मैं ऐसी गलती हरगिज नहीं करूंगा। पर माई वो जाने पर राजी हो जाएगी। खालिद कुरैशी ने तस्दीक चाही। ये तो इसी वक्त पता चलेगा जब तू ये प्रेम पत्र उसे देगा। माई पंखी ने इकरार ना किया। ठीक है भाई, हम अब चलते हैं, तेरा बहुत शुक्रिया। खालिद कुरैशी उठा तो उसके साथ दिलदार बख्श भी खड़ा हो गया। उन्होंने मिठाई का डब्बा ना उठाया। जब वो जाने लगे तो माई पंखी ने पीछे से आवाज लगाकर कहा, काका ये मुसीबत उठाओ यहाँ से। मेरी तरफ से अपने बच्चे को खिला देना और ये पैसे पी पिलाकर खत्म कर देना। अच्छा माई पंखी, जैसी तेरी मर्जी, हम तुझे नाराज नहीं करना चाहते। खालिद कुरैशी खुशामदाना लहजे में बोला, मैं बहुत जल्द तेरे लिए आला किस्म की फ्यूल लेकर आऊंगा। हाँ काका, ये ठीक है। माई पंखी की आंखों की चमक बढ़ गई। जब वो दोनों गाड़ी में बैठने लगे तो दिलदार बख्श बोला, वो यार ये माई ने क्या तावीज़ सा पकड़ा दिया। तेरा क्या ख्याल है कि समीरा इसे खोलकर देख लेगी? ये बात तो खुद मेरी समझ में नहीं आ रही, कहीं मैं मजाक न बन जाऊं। खालिद कुरैशी ने बेयकीनी से बोला, इस प्रेम पत्र को खोलकर न देख डालें। दिलदार बख्श के अंदर का तजस्सुस जागा। वो नहीं, वो सख्त वार्निंग दे चुकी है, कहीं हम मुसीबत में न फंस जाएं। खालिद कुरैशी ने समझदारी का सबूत दिया। चल फिर माई पंखी का प्रेम पत्र समीरा तक पहुंचा। दिलदार बख्श बोला, देखते हैं कि क्या होता है। जब वो दोनों समीरा की कोठी पर पहुंचे जो लाहौर के एक पोश इलाके में वाकई थी, तो वहां हैरत अंगेज तौर पर कुछ ऐसा हुआ कि दोनों पुलिस अफसरान उंगज पदनाह रह गए। वो गाड़ी से उतरकर गेट पर आए तो वहां मौजूद गार्ड ने खालिद कुरैशी को सलाम किया और बैल का बटन दबाकर अंदर से घर के मुलाजिम को बुलाया। ये अच्छी बात थी कि समीरा घर पर मौजूद थी। वो कुछ देर के बाद शूटिंग पर जाने वाली थी। जाती मुलाजिम ने दोनों पुलिस वालों को छोटे ड्राइंग रूम में बिठाया और कहा, मैं मैडम को जाकर बताता हूँ। जबकि उसने समीरा की इजाजत से ही ड्राइंग रूम खोला था। 15 मिनट के इंतजार के बाद समीरा इंतहाई संजीदा अंदाज में ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। उसे खालिद कुरैशी की आमद की गर्ज वगायत का अंदाजा हो गया था, इसलिए उसने पहले ही से एक लाताल्लुकी का अंदाज इख्तियार कर लिया था। खालिद कुरैशी और दिलदार बख्श उसे देखते ही खड़े हो गए। समीरा ने दिलदार बख्श पर एक उचट्टी सी नजर डाली, लेकिन इसके बारे में कोई सवाल नहीं किया। बेनियाद लहजे में बस इतना कहा, बैठी। ये मेरी दोस्त है दिलदार बख्श, मेरे हम मनसब, आपके बड़े पुरस्कार हैं, मेरे साथ आपको देखने चले आए। खालिद कुरैशी ने बिसात खोली। अच्छा। समीरा ने एक नजर दिलदार बख्श को देखा और बस। मैं आपके लिए खास चीज लाया था। खालिद कुरैशी जल्दी से बटुआ निकाल कर माई पंखी का दिया हुआ प्रेम पत्र निकालने लगा, साथ में बोलता भी जा रहा था। वो एक बुजुर्ग खातून है, नाम उनका माई पंखी है, बड़ी अल्लाह वाली हैं। उन्होंने खास चीज आपको भिजवाई है।
पता नहीं क्या है, आप खुद खोल कर देख लें। उसने नोटों के दरमियान से धागे में लिपटा हुआ कागज उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लें। एक पहुंची हुई बुजुर्ग का नाम सुनकर समीरा ने बड़ी दिलचस्पी से उस कागज को उलट पुलट कर देखा। आप इसे हमारे सामने खोल कर देखना ना चाहें तो अंदर चली जाएं, खालिद कुरैशी ने मशवरा किया। नहीं, मैं इसे आपके सामने ही खोल कर देखूंगी, इसमें कोई धमाका खेज मवाद तो नहीं भरा है, समीरा ने मुस्कुराकर कहा। हमें इसे खोल कर देखने की इजाजत नहीं, वरना मैं आपको खोल कर दे देता, खालिद कुरैशी बोला। अरे नहीं, मैं ऐसे ही कह रही थी, समीरा ने हंसकर कहा। मैं यही बैठकर खोलती हूँ। वैसे अजीब तावीज है, इसे गले में डालने के बजाय खोल कर देखने को कहा गया है। समीरा ने बहुत तेजी से कागज पर लिपटा हुआ काला धागा खोलकर सोफे के हत्थे पर रखा और जरा संभल कर बैठ गई। फिर पुरशौक निगाहों से वो छोटा सा लाइनों वाला कागज खोला। दोनों पुलिस वाले बगौर उसका चेहरा देख रहे थे। कागज खुलते ही समीरा के चेहरे की रंगत उड़ गई। खालिद कुरैशी और दिलदार बख्श अंदाजा न कर पाए कि आखिर समीरा को इस छोटे से कागज में क्या नजर आया जिसे माई पंखी ने प्रेम पत्र करार दिया था। कागज पर ऐसा जाने क्या था कि समीरा एकदम परेशान हो गई थी। उसने उलझे हुए लहजे में पूछा, ये माई पंखी कौन है? हम आपको मिलवा देंगे, पहले जरा इस्लामाबाद से हो आए, खालिद कुरैशी ने तुर्क का पत्ता फेंका। अच्छा हाँ, कब है आपका प्रोग्राम? समीरा एकदम राह रास्त पर आ गई। 2 दिन बाद, हफ्ते की रात को, इतवार की शाम तक वापसी हो जाएगी। मैडम आप चल रही है ना? खालिद कुरैशी ने पूछा। समीरा ने एक नजर कागज पर डाली। अब वहाँ कुछ ना था, महज सादा कागज था। उसने कागज मुट्ठी में भींच कर उस पर थोड़ा सा धागा लपेट कर मेज पर डाल दिया और बहुत ठहरे लहजे में बोली, हाँ मैं चल रही हूँ। बहुत शुक्रिया मैडम आपका, आप हफ्ते की शाम को तैयार रहना, मैं गाड़ी लेकर आ जाऊंगा। अब इजाजत। खालिद कुरैशी फौरन खड़ा हो गया। इससे पहले कि वो फैसला बदले, उसकी नजरों से ओझल हो जाना चाहता था। ठीक है, समीरा भी खड़ी हो गई। तजस्सुस के मारे दिलदार बख्श ने मेज पर पड़ी हुई अपनी टोपी इस अंदाज से उठाई कि वो धागे में लिपटा मुड़ा तोड़ा कागज टोपी के अंदर आ गया। उसने पूरे इत्मीनान से टोपी सर पर रखी और ड्राइंग रूम से बाहर निकल आया। वो अपने इस कारनामे पर बहुत खुश था। खालिद कुरैशी समीरा से कुछ बात करने लगा था। वो आने जाने और रकम की तफसीलात से उसे आगाह कर रहा था। इतने में दिलदार बख्श उसकी कोठी से बाहर निकल आया और अपनी गाड़ी में आ बैठा। उस कागज में ऐसा क्या था जिसे देखकर समीरा के चेहरे पर परेशानी दौड़ गई थी। वो ये मालूम करने के लिए बेचैन था। स्टीयरिंग सीट पर बैठकर उसने कोठी के गेट की तरफ देखा। गेट बंद था। अभी खालिद कुरैशी बाहर नहीं आया था। उसने टोपी उतारकर कागज हाथ में लिया और टोपी सर पर जमा ली। फिर कागज से काला धागा हटाया, उसे खिड़की से बाहर फेंका और बड़ी एहतियात से कागज को सीधा करने लगा। जब उसने कागज खोलकर उस पर नजरें जमाई तो मंजर उसका दिल दहलाने के लिए काफी था। ओए, तुम ये प्रेम पत्र वहां से उठा लाए? यार बड़ी सफाई से काम दिखाया है। क्या है इस कागज में? भाई पंखी ने तो कमाल कर दिया, इस 100 नखरे वाली के सारे नखरे तोड़ दिए। अचानक खालिद कुरैशी को एहसास हुआ कि दिलदार बख्श उसकी बात नहीं सुन रहा है। वो गुमसुम बैठा था। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। उसे ये मालूम ही नहीं था कि खालिद कुरैशी कब गाड़ी के पास आ खड़ा हुआ और गुफ्तगू शुरू कर दी। वो यार तुझे क्या हुआ? खालिद कुरैशी ने उसका कंधा हिलाया और गाड़ी में उसके बराबर आ बैठा। ला कागज दिखा। दिलदार बख्श ने कागज किसी रोबोट की तरह उसकी तरफ बढ़ा दिया। देते वक्त उसने ये जरूर देख लिया था कि वो कागज एकदम कोरा था। खालिद कुरैशी ने कागज अपने दोनों हाथ में पकड़कर बड़े एहतमाम से उस पर नजर डाली। वो मंजर दोबारा नमूदार हुआ और खालिद कुरैशी का दिल भी दहल गया। अब उसे पता चला कि दिलदार बख्श क्यों सकते के आलम में बैठा था। कागज पर जो मंजर नमूदार हुआ था वो उन दोनों से मुताल्लिक था। इस मंजर से समीरा का दूर का भी वास्ता न था, तो फिर वो इस्लामाबाद जाने पर किस तरह राजी हो गई थी। खालिद कुरैशी को अच्छी तरह याद था कि कागज खोलते ही समीरा का चेहरा फक हो गया था। आखिर उसने कागज पर क्या देखा था? जरूर उसने कोई ऐसी चीज देखी थी जिसके दबाव में आकर वो इस रक्स और सुरूर की महफिल में जाने के लिए तैयार हो गई थी। उसे इस बात से दिलचस्पी नहीं थी कि वो क्या देखकर इस्लामाबाद जाने पर मजबूर हो गई थी। उसे इस बात की खुशी थी कि माई पंखी ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था और अब खालिद कुरैशी को पक्की उम्मीद थी कि उसके इस कारनामे पर तरक्की तो मिलेगी, शायद कोई प्लॉट भी हाथ आ जाए। खालिद कुरैशी वक्त मुकर्ररा पर इस्लामाबाद के नवा में इस शानदार फार्म हाउस पर समीरा को लेकर पहुंच गया, जहां ये इंतहाई खुफिया महफिल सजाई गई थी। रक्स की उस महफिल में एक आला वजीर, चंद आला सरकारी अफसरान और पुलिस के मुंतखब अफसरान मौजूद थे। फार्म हाउस के सब्जार पर एक लंबा स्टेज बनाया गया था। ये स्टेज 4 फुट ऊंचा था। स्टेज की शुरू में सीढ़ियां थीं ताकि रक्कासा उन सीढ़ियों के जरिए स्टेज पर पहुंच सके। इस स्टेज के चारों तरफ आरामदेह सोफे रखे गए थे। उन सोफों के सामने शीशे की नफीस मेजें थीं जिन पर नाउनोश का सामान सजाया गया था और स्टेज तेज रोशनियों में नहाया हुआ था। ये खास लोगों की महफिल थी। ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस अफसरान की 2 कैटेगरियां बनाई गई थीं। आला कैटेगरी के लोगों के लिए रात 12 बजे के बाद प्रोग्राम रखा गया था, जबकि अदना कैटेगरी वालों को डिनर के बाद चले जाना था।
12 बजे के बाद सिर्फ 4 अदाकारों को अपने फन का मुजाहरा करना था। उनमें समीरा के साथ 2 इंडिया की आइटम गर्ल्स भी मौजूद थी। खालिद कुरैशी और दिलदार बख्श सादा लिबास में थे। उन लोगों ने मकामी रक्कासाओं का रक्स देखा, खाया पिया और किराए की गाड़ी में बैठकर आज़म लाहौर हो गए। समीरा के बारे में मुंतज़मीन ने कहा था कि वो इसकी फिक्र ना करे, उसे बाहिफाजत लाहौर पहुंचा दिया जाएगा। खालिद कुरैशी को इसकी कतई फिक्र न थी। उसने एक टेढ़ी खीर को मंजिल तक पहुंचा दिया था। अब उसे बाहिफाजत पहुंचाया जाए या लंगड़ा लूला करके उसकी बला से। ये टेढ़ी खीर यूं ही सीधी नहीं हो गई थी। फिल्मों में आने से पहले समीरा नर्सिंग के पेशे से वाबस्ता थी। उसके चचा ने जायदाद पर कब्जा कर लिया था। तंगदस्ती की वजह से उसे नर्स बनना पड़ा। ट्रैफिक के एक हादसे में टांग तोड़वाकर जब उसका चचा अस्पताल में दाखिल हुआ तो समीरा ने बेहोशी की हालत में एक ऐसा इंजेक्शन लगा दिया जिसकी वजह से उसकी मौत यकीनी थी। कागज पर जो मंजर दिखाया गया वो ये था कि समीरा चचा को इंजेक्शन लगा रही है और खौफजदा नजरों से दरवाजे की तरफ देख रही है कि कोई अंदर ना आ जाए। वो अपने चचा की कातिल थी और ये बात उसके सिवा किसी को मालूम न थी, लेकिन अब किसी और को भी मालूम हो गई थी। तो जान बचाने का आसान तरीका यही था कि इस निजी महफिल में शिरकत करके किसी बड़ी मुसीबत से खुद को महफूज कर लिया जाए। समीरा ने तो होश के नाखून लेकर खुद को महफूज कर लिया था, लेकिन उन दोनों ने इतनी चढ़ा ली थी कि अकल उनके टखनों में आ गई थी और होश जाते रहे थे। वो इस्लामाबाद हाईवे पर जेट रफ्तार से लाहौर की तरफ चले जा रहे थे। खालिद कुरैशी इस वक्त ड्राइविंग कर रहा था। दिलदार बख्श उसके बराबर बैठा मुख्तलिफ रक्कासाओं के खलुखाल पर बेआराम तबसरा कर रहा था। दोनों ही बेकाबू थे। दिलदार को अपनी जुबान पर काबू न था और खालिद कुरैशी को स्टीयरिंग पर। इस वक्त वो ये भी भूले हुए थे कि इन दोनों ने कागज पर जो एक ऐसा मंजर देखा था वो अगर लाइव हो गया तो क्या होगा। खालिद कुरैशी और दिलदार बख्श ने बारी बारी जो मंजर देखा वो खतरनाक एक्सीडेंट की नवीद था। अब इस मंजर के जिंदा होने का वक्त आ चुका था। खालिद कुरैशी ने तेज रफ्तार गाड़ी पर काबू पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो दूसरी गाड़ी से टकराकर कलाबाजी खाती चली गई।